एक तरफ बिहार की नदियां उफान पर हैं तो दूसरी तरफ आधा से ज्यादा बिहार सूखे की चपेट में है। सूखे के हालात ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव से सभी जिले के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक होती है और इसी बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 50% से कम धान की रोपनी हुई, जिसके बाद सीएस ने अधिकारियों को सूखे के हालात से निपटने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सॉलिड प्लान अब तैयार कर रखा है। तो मौसम की मार को झेल रही बिहार के सामने एक साथ दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ सूखा है तो दूसरी तरफ बाढ़ है। उत्तर बिहार में कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं, तो दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ज्यादातर जिलों में धान की रोपनी 50% से भी कम हुई है। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ सुखाड़, और अभी भी जमुई, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, गया, जहानाबाद और अरवल में धान की रोपनी सिर्फ 25% ही हुई है या इससे भी कम का यह आंकड़ा सामने आ रहा है। बिहार के 10 जिलों में 80% रोपनी हुई तो 10 जिलों में 50% से भी कम रोपनी हो पाई। सूखे का असर सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो दक्षिण बिहार पर दिखता है, क्योंकि धान की रोपनी सबसे कम दक्षिण बिहार में ही हो पाई है। सूखे की स्थिति से सरकार भी चिंतित है। सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश अब दे दिए हैं। जहां पर भी सूखे के हालात हो वहां किसानों को हर संभव मदद की जाए, जल्द से जल्द डीजल अनुदान उन तक पहुंचाया जाए। साथ ही ग्रामीण बिजली फीडर को 16 से 18 घंटे बिजली दी जाए। सरकार ने किसानों के नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दे दिए हैं ताकि जल्द से जल्द किसानों को राहत पहुंचाई जाए। बिहार में एक और सूखे की संकट है तो दूसरी ओर बाढ़ की चेतावनी। नेपाल में अत्यधिक बारिश होने के कारण उत्तर बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर है, तो दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यदि हम सूखे की बात करें तो बिहार के अधिकांश जिलों में 50% भी धान की रोपनी नहीं हुई है। कई ऐसे जिले हैं जहां 10% भी रोपनी पूरी नहीं हुई है। खास करके यदि हम बात करें जमुई, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल की, तो यहाँ 25% से भी कम धान की रोपनी हुई है। सिर्फ 10 ऐसे जिले हैं जहाँ 80% धान की रोपनी हो चुकी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जुलाई महीने में ज़्यादातर जिलों में औसत से कम बारिश होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तो दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे सूखे की स्थिति में कुछ सुधार जरूर आई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जहां भी सूखे की स्थिति है उन जिलों में डीजल अनुदान जल्द से जल्द दिया जाए, 16 घंटे बिजली दी जाए और सूखे का आकलन कराकर किसानों को राहत भी दी जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो जिस सूखे की परेशानी ने सबको परेशानी में डाल दिया है, बिहार सरकार भी इसे लेकर चिंतित है और इसी सूखे से निपटने के लिए सॉलिड प्लान तैयार कर रखा गया है। वो प्लान क्या है जरा वो भी जान लीजिए। ग्रामीण इलाकों पर सरकार की नजर बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति पर जोर दिया जा रहा है। रूरल बिजली फीडर को बिजली देने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। वहीं रूरल फीडर को 24 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि 50% से भी कम धान की रोपनी हुई है और इससे सरकार की चिंता बढ़ चुकी है। तो सरकार ने किसानों के नुकसान का आकलन करने के लिए तमाम निर्देश दिए हुए, और वो निर्देश क्या है जरा वो भी आप जानते चलिए। डीजल अनुदान के आवेदनों की जांच कराई जाए, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। किसानों को डीजल अनुदान दिया जाए, सरकार के निर्देश में ये भी शामिल है। बंद पड़े स्टेट ट्यूबवेल को ठीक कराया जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ी परेशानी किसानों के सामने थी जिसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे। नलकूपों को 14 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए।
रोजाना आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक हो, वहीं रोजाना सुबह 10 बजे अधिकारियों को बैठ जाना है। बैठक बुलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब आप निगरानी रखिए। ग्रामीण इलाकों पर सरकार की नजर 24 घंटे बनी रहनी चाहिए। वहीं ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति पर सरकार ने पूरा जोर और फोकस किया, तो रूरल बिजली फीडर को बिजली देने के निर्देश भी इसमें शामिल हैं। यानी सूखे की समस्या से जब किसान सबसे ज्यादा परेशान है तो उन्हें इस समस्या से बाहर निकालना, आर्थिक तौर पर उन्हें ताकत मुहैया कराना सरकार के इस निर्देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सुखाड़ से तो बिहार परेशान है ही, दूसरी तरफ बाढ़ ने भी लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। भागलपुर के नौगछिया के बैसी गांव में कोसी का कहर जारी है। पक्के मकान ढहकर कोसी में समाते जा रहे हैं और अब तक दर्जनों परिवार बेसहारा हो चुके हैं। एक घर फिर से तेज करंट की चपेट में आता है और कटकर नदी में विलीन हो जाता है। मकान का आधा हिस्सा भी गिरने की कगार पर ही है। पीड़ितों का यह कहना है कि वो लोग रिंग बांध पर शरण लिए हुए हैं। जल संसाधन विभाग के एसडीओ कहते हैं कि आज जो घर गिरा वो पहले से ही पानी में था और वहां पर कटाव रोधी कार्य किए गए थे। इसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। बहुत भयानक स्थिति आप देख ही रहे हैं। 100 से अधिक घर गिर गया है। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं। एक दिन सीओ साहब देखने के लिए आए थे, लगभग आज से 20 दिन पहले। उस टाइम 30-35 घर गिरा था। उसके बाद कोई पहल नहीं। फिलहाल बंद नहीं है। जहाँ जहाँ पे मतलब ये रिस्टोर करना है वहाँ पे काम अभी चल रहा है। आज घर गिरा है। घर गिरा पहले से ही हुआ, पानी में था घर। तो वहाँ पे काम हुआ था कुछ? हाँ हुआ था, बम्बू रोल हुआ था, इनसे हुआ था। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव लगातार जारी है और फिलहाल गंडक नदी में 2,67,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर बगहा जिला प्रशासन की बात करें तो वो चौकस नजर आती है। निचले इलाकों को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीओ को ऐसे गांवों पर नजर रखने को भी कहा गया है। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो गंडक नदी के साथ ही बगहा के सुदूर दोन के इलाकों की अगर बात करें तो पहाड़ी नदियों का कहर यहां पर भी जारी है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जो है इस वक्त उसी पहाड़ी नदी के दोन के इलाके का है, जहां पर अचानक से पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और इलाके के लोग टापू की तरह रहने को मजबूर हो जाते हैं। जान जोखिम में डालकर देखिए पहाड़ी नदी हरहा को कैसे लोग पार कर रहे हैं और बाइक को कंधे पर उठाकर गांव के कुछ युवा जरूरी कार्य के लिए जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये मजबूरी है, इनकी विवशता है, क्योंकि पहाड़ी नदी इस वक्त जलस्तर बढ़ा हुआ है, लबलबाई हुई है। गंडक नदी के साथ ही कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों की बात करें तो एसएसबी लोगों से सुरक्षित ठिकाना बनाने की अपील भी इस बीच लगातार कर रही है। शाम तक बाढ़ आने की संभावना है, इसलिए सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और अब आप जरा बिहार में बर्बादी की ABCD को समझिए, क्योंकि ये हर साल की तस्वीर है। समझिए कि किस तरह नेपाल में बहने वाली नदियां जब बिहार में प्रवेश करती हैं तो किस तरह से तबाही मचाती चली जाती हैं। ये कौन कौन सी नदियां हैं जरा ये भी देख लीजिए। पहली नदी कोसी, जो तिब्बत और नेपाल के हिमालय से निकलकर नेपाल के हनुमान नगर से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। पूर्णिया से होती हुई नदी कटिहार में गंगा में मिलती है और इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी तबाही का दूसरा नाम है। दूसरी नदी गंडक है, जो नेपाल से त्रिवेणी से निकलकर बिहार में पहुंचती है और फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान में भारी तबाही मचाती है। तीसरी नदी बूढ़ी गंडक है, जो नेपाल के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंडक के समानांतर बहती है। पश्चिम चंपारण के विशंभरपुर के चौतरवा में बिहार में यह प्रवेश करती है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के साथ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय को यह प्रभावित करती है। तबाही की चौथी नदी का नाम है बागमती, जो नेपाल की शिवपुरी में बहती है।
बागमती सीतामढ़ी के सोरवतिया में बिहार में ये प्रवेश कर जाती है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में बहती है। ललबकिया की बात कर लें या लखनदेई, इसकी शाखाएं हैं और ये बदला घाट में जाकर कोसी नदी में समा जाती हैं, मिल जाती हैं। नेपाल से निकलने वाली 5वीं नदी का नाम है कमला, जो नेपाल के महाभारती पहाड़ी से निकलती है। मधुबनी के जयनगर में बिहार में ये प्रवेश करती है। जयनगर में इस पर कमला बराज बनाया गया है। धौरी, सोनी, बलान और त्रिशूला इसकी धाराएं हैं। तबाही की छठी नदी का नाम है घाघरा नदी, जो नेपाल के नम्पा से निकलती है और बिहार के गोपालगंज में प्रवेश करती है। छपरा में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो इस वक्त बाढ़ की चपेट में जो निचले इलाके हैं, उन इलाकों के लिए कई निर्देश भी हैं और इन निर्देशों के बीच